आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देखो, जो भी कोई भी बिजनेस हो उसमें ह्यूमन ही एक ऐसा रिसोर्स है जो एक्टिव है। बाकी अदर रिसोर्सेज चाहे मनी हो, मशीन्स हो, रॉ मटेरियल हो, कैपिटल हो, वो पैसिव हैं। तो कितने अच्छे से हम मनी का, मशीन का, रॉ मटेरियल का, कैपिटल का यूज़ कर पाएंगे वो डिपेंड करता है उस एक्टिव रिसोर्स से। वो है ह्यूमन बीइंग। तो जो क्वालिटी है, जो कैलिबर है ह्यूमन रिसोर्स का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक मेजर एसेट्स है। एन ऑर्गेनाइजेशन विद इनकम्पिटेंट पर्सन विल फेल सूनर। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इनकम्पिटेंट पर्सन हैं, अयोग्य व्यक्ति है, वो बहुत जल्दी फेल हो जाएगी। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कॉम्पिटेंट पर्सन हैं, योग्य पर्सन हैं, अच्छे पर्सन हैं, वे बिजनेस को मतलब बहुत आगे तक ले जाएंगे, उसे एक एडवर्स यूनिट बनने से बाहर निकाल पाएंगे। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर उसके ह्यूमन रिसोर्स पे ही डिपेंड है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छे कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स है तो वो कभी भी फेल नहीं होगी, और इनकम्पिटेंट पर्सन है तो वो बहुत जल्दी फेल हो जाएगी। ये बात हेनरी फ्योल ने भी कही थी। तो जो डेफिनेशन है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज ए ब्रांच ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग की ब्रांच है। इट इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इन द एरिया ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट। इसके अंदर हम अकाउंटिंग और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को इन द एरिया ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज ए ब्रांच ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग की ब्रांच है। इट इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इन द एरिया ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट। मतलब पर्सोनल्स को, हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए जब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बन जाती है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, क्या डेफिनेशन देती है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग डाटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्स एंड कम्युनिकेटिंग इन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। मतलब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पे जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन कमेटी थी, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन कमेटी थी, उसने एक डेफिनेशन दी थी। क्या? आइडेंटिफाई करो, मेज़र करो डाटा ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, देन कम्युनिकेट कर दो इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। जो प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, मेज़र करने का डाटा अबाउट एचआर एंड कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़, उसे हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहते हैं। फ्लैम होल्टर्स ने भी इसकी एक डेफिनेशन दी है। मेज़र करो एंड रिपोर्ट करो कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। भी क्या मेज़र करो एंड रिपोर्ट करो, क्या तो उनकी कॉस्ट है, क्या वो हमें दे रही हैं इन रिटर्न। पीपल, मेजर एंड रिपोर्टिंग द कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इट हेल्प्स इन प्रॉपर एचआर प्लानिंग। देखो, अगर हम प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग करेंगे, उनकी क्या कॉस्ट है, क्या वैल्यू है, तो हम प्रॉपर एचआर की प्लानिंग कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन नोइंग वेदर एचआर इज़ प्रॉपरली यूटिलाइज्ड और नॉट। ये हमें ये जानने में हेल्प करती है कि क्या हम एचआर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। एचआर हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। इट हेल्प इन नोइंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड ऑन एचआर। कितनी हमें रिटर्न मिल रही है जो हमने एचआर पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग द वर्थ ऑफ एचआर टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी एट लार्ज। मतलब हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है कि क्या वैल्यू है एचआर की ऑर्गेनाइजेशन को, सोसाइटी को। इट हेल्प इन फाइंडिंग एप्रिशिएशन एंड डेप्रिशिएशन मेड इन एचआर। भी एचआर के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है उसमें कितना एप्रिशिएशन हुआ है, कितना डेप्रिशिएशन हुआ है। नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, क्यों ज़रूरत है हमें ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की? हेल्प्स इन प्रॉपर एचआर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉपर प्लानिंग करने में हेल्प करती है और डिसीजन लेने में हेल्प करती है। हेल्प इन रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, ट्रेनिंग ऑफ एचआर। हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एचआर। हेल्प टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़।
हेल्प इन नोइंग वेदर इन्वेस्टमेंट मेड इन HR गिविंग रिटर्न इक्वल टू देयर रियल वर्थ और नोट। मतलब यह जानने में हेल्प करती है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने HR में कर रखी है वो क्या रिटर्न दे रही है इक्वल टू देयर रियल वर्थ और नोट। भी नहीं दे रही है, दे रही है। नेक्स्ट है फॉर प्रॉपर HR यूटिलाइजेशन, मतलब हम पता चल जाता है हमने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो हम उसके अकॉर्डिंग HR का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। विदाउट HR फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज कैन नॉट बी ऑपरेशनली इफेक्टिव। देखो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि HR ही एक ऐसा रिसोर्स है जो कि एक्टिव है, बाकी अदर रिसोर्सेज पैसिव हैं। तो HR के बिना फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज को हम ऑपरेशनली इफेक्टिव नहीं बना सकते, मतलब HR ही है जो उनको इफेक्टिव बनाता है। इंटर फर्म कंपैरिजन पॉसिबल, एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपैरिजन होना पॉसिबल हो जाता है। किससे? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से। एडवांटेज क्या है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के? ये हम डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, प्रॉपर HR प्लानिंग में हेल्प करती है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है, एम्प्लॉयज़ की उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है, HR का मिस यूज़ को प्रिवेंट करती है। मतलब हमें बताते हैं कि हमें कितनी रिटर्न हो रही है कैपिटल एम्प्लॉयड पे। हेल्प इन डिवीज़न ऑफ एम्प्लॉयज़ एज पर देयर रैंक, कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ HR। क्या क्या एडवांटेज है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉपर प्लानिंग करने में हेल्प करती है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, एफिशिएंसी हमारे बिजनेस की इंक्रीज होती है। मतलब मिस यूज़ नहीं करते हम HR का, हमें पता चलता है कितनी हमें कॉस्ट बियर करनी है और हम कितनी वैल्यू ले रही हैं इनसे। प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हेल्प इन डिवीज़न ऑफ एम्प्लॉयज़ एज पर देयर रैंक। ये हाई पोस्ट पे जाएगा, ये लो पोस्ट पे जाएगा, ये मिडिल पोस्ट पे जाएगा। दैट्स हेल्प इन कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ HR। नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की? लिमिटेशन क्या है कि कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड नहीं है जिसका हम यूज कर सके ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यूएशन करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट मोर थियोरिटिकल है दैन प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल की बजाय थियोरिटिकल ज़्यादा लगता है। प्रैक्टिकल इनकम टैक्स एक्ट भी इसको नहीं मानता, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। ट्रेड यूनियन से भी कॉन्स्टेंट फियर बना रहता है, अगर सही प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं हुई तो, अगर उनको वैल्यूएशन जो की है वो सही नहीं लगी तो। देखो लाइफ ऑफ HR इज अनसर्टेन, क्योंकि उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है उसके लाइफ के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड वो किसी भी टाइम हमारी कंपनी को छोड़ के जा सकते हैं। वैल्यूएशन सर्टेन अजम्पशन पे डिपेंड करती है और वो कई बार गलत भी साबित हो सकती है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ HR की कॉस्ट को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। देखो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब है ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने का काम सिर्फ मैनेजमेंट का होगा, अदर काम सब्सिडरी काम वो हम एम्प्लॉयज़ पे छोड़ देंगे, लोअर लेवल वर्कर्स पे छोड़ देंगे। इससे हम कर रहे थे कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ HR। फर्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे ऑर्गेनाइजेशन के वो मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ दोनों मिल के लेंगे। अगर एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट दोनों मिल के डिसीज़न लेते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, अच्छे से इम्प्लीमेंट होते हैं, एम्प्लॉयज़ के अंदर बिलोंगिंगनेस की भावना भी आती है। और जब मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ दोनों मिल के डिसीज़न लेंगे तो एम्प्लॉयज़ को पता चलेगा कि HR की कॉस्ट कहाँ कितनी आ रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ ज़्यादा कॉस्ट आ रही है। वो खुद की ही कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स कर पाएंगे। सेकंड है वैकेंसी इन मैनेजमेंट कैडर फ्रॉम लोवेस्ट जॉब होल्डर। मतलब मैनेजमेंट कैडर में अगर कोई वैकेंसी है तो उसे बाहर से पर्सन मत हायर करो, लोएस्ट जॉब होल्डर को अपर लेवल पे पोस्ट करो, उसको प्रमोट करो, जिससे कॉस्ट ऑफ HR कम आएगी। लोअर लेवल पे ही बाहर से हम हायर करेंगे तो कॉस्ट
कम रहेगी। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट साइकिल टाइम, मतलब पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो भी टाइम पीरियड लगता है उसे कहते हैं हम रिक्रूटमेंट साइकिल टाइम। तो उस टाइम को कम से कम करने की कोशिश करो। ट्रेनिंग कॉस्ट को कम करो, मतलब पर एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करो। ट्रेनिंग कॉस्ट मतलब टोटल ट्रेनिंग कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ट्रेंड। रिक्रूटमेंट कॉस्ट को कम करने की कोशिश करो। टोटल कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ पर्सनस हायर्ड। नेक्स्ट टर्न ओवर रेट को कम करो, मतलब एम्प्लॉयज़ ज़्यादा बिजनेस को छोड़ के जाएंगे तो हमारी ह्यूमन HRA की कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स काउंटिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी उनको हायर करने की, सिलेक्शन करने की, ट्रेनिंग करने। तो जितना कम टर्नओवर होगा, सेपरेशंस जितनी कम होगी, एम्प्लॉयज़ जितना ज़्यादा टिक के रहेंगे उतनी ही कम कॉस्ट रहेगी HR के। एम्प्लॉयज़ रिलेशन इंडेक्स, अगर एम्प्लॉयज़ रिलेशन इंडेक्स लेस देन 100 है तो वे इंडिकेट करता है पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन, एब्सेंटिज्म, ग्रीवियंसेस, मतलब कि एम्प्लॉयज़ एब्सेंट रहती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और इंडस्ट्रियल रिलेशन भी अच्छे। अप्रोचेस टू HRA, ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू अकाउंटिंग। दो अप्रोच हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच दिया था ब्रूमेंट ने, फ्लैम होल्डर्स ने, पायले ने, मतलब मेज़र की जाती है इसके अंदर कॉस्ट ऑफ HR यूजिंग 5 पैरामीटर्स: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ HR। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट, 5 पैरामीटर्स को यूज़ करके भी कहता है कि सारी के सारी कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करने की बजाय उसको कैपिटलाइज करो इन बैलेंस शीट में। कब तक? अप टू द रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर कोई एम्प्लॉई रिटायरमेंट से पहले जॉब को छोड़ देता है तो कंप्लीट अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करो, फिर उस कॉस्ट के एक पार्ट को तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओ, रिमेनिंग पार्ट को बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करो। कब तक कैपिटलाइज करेंगे? जब तक एम्प्लॉयज़ रिटायर नहीं हो जाता। अगर कोई एम्प्लॉयज़ जॉब को रिटायरमेंट से पहले छोड़ देता है तो जो अनअमाउंटेड अमाउंट है उसको सारे के सारे को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेकेंड है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग अप्रोच। ये दिया है रैंसिस लाइकर्ट ने और एरिक जी फ्लैम होल्डर्स ने। ये कहता है कि अगर हम एग्जिस्टिंग HR को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग HR जो हमारे पास है उसको रिप्लेस करते हैं HR ऑफ इक्वल टैलेंट, इक्वल कैलिबर, इक्वल एक्सपीरियंस, मतलब अगर हम एग्जिस्टिंग HR को रिप्लेस कर देते हैं HR ऑफ इक्वल टैलेंट, इक्वल कैलिबर, इक्वल एक्सपीरियंस, तो क्या कॉस्ट होगी ऑर्गेनाइजेशन की, उनकी रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन की, ट्रेनिंग की। तो उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग अप्रोच। What it would cost to organization if existing HR is replaced with HR of equal talent, caliber and experience. नेक्स्ट है करंट परचेजिंग पावर मेथड। इसके अंदर क्या है कि कॉस्ट जो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन HR इज एडजस्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। इसे कहते हैं करंट परचेजिंग पावर मेथड। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन HR इज एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। ये दिए हैकीमैन एंड जोन्स ने 1967 में। मतलब वैल्यू है किसकी, एम्प्लॉयज़ की जो वैल्यू है इज़ इन इट्स ऑल्टरनेटिव बेस्ट यूज़, मतलब इसका अल्टरनेटिव इससे ज़्यादा अच्छा कहाँ यूज़ है, क्या यूज़ है, उस चीज़ में उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और ऐसे एम्प्लॉयज़ जो स्केयर नहीं हैं, जो अल्टरनेटिव कहीं और काम नहीं कर सकते, उनकी कोई भी कॉस्ट नहीं होती। ये अप्रोच ये मानता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच दिया है हैकीमैन एंड जोन्स ने। मतलब जैसे कि एक एम्प्लॉई हमारी फर्म में काम कर रहा है एज ए मैनेजर, ठीक है, तो
उसका अल्टरनेटिव बेस्ट यूज है कि एक सेल्स पर्सन भी वो बहुत अच्छा है, तो एज ए सेल्स पर्सन वो कितनी कॉस्ट आ रही है उसकी, मतलब वट इट वुड कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको हम वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉइज़, उसका अल्टरनेटिव बेस्ट यूज़ क्या है, वहाँ पे उससे कितनी वैल्यू हो रही है, वो ही उसकी वैल्यू मानी जाती है। स्टैंडर्ड कोस्टिंग मेथड, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट है रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन की, ट्रेनिंग करने की, एम्प्लॉइज़ की डिटरमाइन की जाती है, और वेरिएंस जो भी आता है उसको एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू अकाउंटिंग। फर्स्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड दिए हैं ल्यू एंड सैचवार्ड मॉडल, ठीक है, ल्यू एंड सैचवार्ड मॉडल। वैल्यू ऑफ HR इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हिज एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग। भी प्रेजेंट वैल्यू क्या है जो वो फ्यूचर में हमें अर्न करके देगा, वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसका एक फॉर्मूला है VY, मतलब वैल्यू ऑफ HR ऑफ, मतलब 25 ईयर ओल्ड, 26, IT मतलब अर्निंग अप टू द रिटायरमेंट, तो वो हमें कितने पैसे कमा के देगा, उसको क्या करेंगे हम डिस्काउंट कर देंगे 1 + R डिस्काउंटेड इंटू T - Y, मतलब T है एज ऑफ रिटायरमेंट, Y अब कितनी एज है, मानो एज ऑफ रिटायरमेंट इज 60, अब वो है 25 का, तो 35 रहेगा टीम, मतलब 35 ईयर्स तक वो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो इस फॉर्मूले से प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी किसकी, एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग की। नेक्स्ट रिवार्ड वैल्यूएशन मॉडल। नेट प्रेजेंट वैल्यू मॉडल ल्यू एंड सैचवार्ड ने दिया था, रिवार्ड वैल्यूएशन मॉडल दिया है फ्लैम होल्टर्स ने। वैल्यू ऑफ सर्विस ही इज एक्सपेक्टेड टू रेंडर टू द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द टाइम, मतलब कितनी सर्विस वो ऑर्गेनाइजेशन को देगा उस जितने टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेगा, उस सर्विस की क्या वैल्यू है, वो रिवार्ड वैल्यूएशन मॉडल है। मतलब क्या वैल्यू है उस सर्विस की जो वो ऑर्गेनाइजेशन को रेंडर करेगा ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ही इज़ लाइकली टू रिमेन विद, जितने टाइम पीरियड वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेगा। ES मतलब एक्सपेक्टेड सर्विस, कितनी सर्विस है वो ऑर्गेनाइजेशन को देगा। PS1 मतलब S1 भी कितनी सर्विस जो वो ऑर्गेनाइजेशन को देगा। PS1 मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑब्टेन की जाएगी। समेशन I start from 1 up to N। नेक्स्ट है मॉनिटरी, अगर इक्विवेलेंट वैल्यू हमें निकालनी है सर्विस की, क्वांटिटी ऑफ सर्विस इनटू प्राइस। वैल्यूएशन टू द ऑर्गेनाइजेशन मॉडल दिया है हैकीमैन एंड जोन्स ने 1967 में। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी डिवीजन्स हैं जो एम्प्लॉइज़ सीख कर, मतलब जिन्हें एम्प्लॉइज़ की डिमांड है, एम्प्लॉइज़ एलोकेट किया जाएगा हाईएस्ट बीडर को, जो भी बिड प्राइस लगाया जाएगा, बिड प्राइस इनकॉर्पोरेटेड इनटू दैट डिवीज़न इन्वेस्टमेंट बेस। मतलब हैकीमैन एंड जोन्स ने 1967 में वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन मॉडल निकाला था। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी डिवीजन्स हैं जिनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो एम्प्लॉयज़ शुड बी एलोकेटेड टू द हाईएस्ट बीडर। नेक्स्ट है मॉडल ऑन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। मॉडल्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पे अकाउंटिंग अप्रोच देती हैं 2 काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए। वो आर एट स्ट्रेटेजिक की डिसीजन मेकिंग पोजीशन, मतलब जो टॉप पोजीशन पे है, एंड सेकंड जो एग्जीक्यूट करते हैं डिसीजन टेकन बाय टॉप एग्जीक्यूटिव। वैल्यू ऑफ HR इज सम ऑफ 3 पार्ट्स, रियल कैपिटल कॉस्ट पार्ट, परफॉर्मेंस इनकी एवेल्यूशन करना, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच पैकिन ओगन ने दिया था। नेट प्रॉफिट इनटू सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर।
नेक्स्ट है अनपरचेज्ड गुडविल मेथड। वैल्यू ऑफ HR इज डिटरमाइंड बाय कैपिटलाइजिंग अर्निंग इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल अर्निंग। देखो मान लो नॉर्मल अर्निंग है 1 लाख रुपए, अगर हमें अर्निंग हो रही है 1.5 लाख रुपए, तो 50,000 रुपये जो एक्स्ट्रा अर्निंग है वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स की वजह से हो रही है, तो उस 50,000 की एक्स्ट्रा अर्निंग को हम कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। तो जो उससे वैल्यू निकलेगी वो ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू होगी। अनपरचेज्ड गुडविल मॉडल। नेक्स्ट है नेट बेनिफिट मॉडल। मोर्स ने दिया था वैल्यू ऑफ HR इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट बेनिफिट डिराइव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कितना हम नेट बेनिफिट ले रहे हैं फ्रॉम एक्सपेक्टेड फ्यूचर ऑफ आवर एम्प्लॉयज़। वैल्यू ऑफ फ्यूचर सर्विस माइनस वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉस्ट, नेट बेनिफिट। मोर्स ने दिया था वैल्यू ऑफ HR इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट बेनिफिट ड्राइव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड फ्यूचर ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है ह्यूमन एसेट मल्टीप्लायर मॉडल। गाइल्स एंड रॉबिन्सन ने दिया था बाय मल्टीप्लाइंग ए फैक्टर डिटरमाइन कि कितना कंट्रीब्यूशन है उनका टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसका, HR का। मतलब वैल्यूशन की जाती है उसी तरीके से जैसे अदर बिजनेस एसेट्स की जाती है, ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। जग्गी एंड लाउ मॉडल। जग्गी एंड लाउ मॉडल कहते हैं कि वैल्यूशन करते हैं हम HR की ऑन ग्रुप बेसिस रैदर देन इंडिविजुअल बेसिस, ठीक है। ये सभी मॉडल सेम मेथड से ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यूशन करने के लिए जो कॉस्ट बेसिस पे भी है और वैल्यू बेसिस पे भी है। ये हमारा कंप्लीट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का। मेनली क्वेश्चन UGC नेट में एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, PGT कॉमर्स के एग्ज़ाम में इन्हीं टॉपिक्स में से आती हैं, मॉडल्स में से आती हैं। और मोस्टली मैंने इस वीडियो में हर मॉडल को कवर करने की कोशिश की है। अगर हम कहीं से भी सर्च करते हैं, बुक में भी देखते हैं, तो इतने मॉडल्स नहीं मिलते हैं जितने मैंने इस वीडियो के अंदर कवर अप करने की कोशिश की है। मेनली मोस्टली जो हर मॉडल कवर अप है, जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जग्गी एंड लाउ से भी लास्ट ईयर जो PGT कॉमर्स का एग्ज़ाम हुआ था स्क्रीनिंग का, उसमें आया था क्वेश्चन कि ग्रुप बेसिस पे वैल्यूशन की जाती है। ऐसा कौन सा मॉडल है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का जिसमें वैल्यूशन ग्रुप बेसिस पे होती है, तो कौन सा मॉडल है, जग्गी एंड लाउ। और कई बार नेट बेनिफिट मॉडल जो मोर्स ने दिया है उसके बारे में भी पूछ लेते हैं। एंड रिवार्ड वैल्यूशन मॉडल जो फ्लैम होल्डर्स ने दे दिया है। एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो लिव एंड सैचवर्ड ने दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन कैरी किए जाते हैं। अगर कोई डाउट है आप लोगों को कहीं पे भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।